नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में सत्ता से हटने के बाद पार्टियों का गिरना बड़ी स्वाभाविक बात है और इसकी परंपरा है। कांग्रेस गई 1977 में, आज़ादी के बाद से थी, 1977 में गई तो उसके बाद फिर उठ नहीं पाई। 1977 में लेफ्ट फ्रंट आया और 2011 में चला गया, उसके बाद उठ नहीं पाया। उसके बाद 2011 से 2026 तक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस रही, उसका भी वही हाल हो रहा है। लेकिन पिछली दो घटनाएं हुई और इसमें बहुत बड़ा फर्क है, एक बुनियादी फर्क है कि जब 77 में कांग्रेस गई, सत्ता से बाहर गई, तो ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी टूट गई, खत्म हो गई, उसके नेता भाग गए, विधायक सांसद भागने लगे। ऐसा नहीं हुआ। गिरावट धीरे धीरे ग्रेजुअल हुई, कम होती गई और लगभग संसदीय और विधायी रूप से खत्म ही समझिए, खत्म हो गई है। लेकिन कार्यकर्ता अब भी उसके हैं, कुछ जिलों में अब भी उसका प्रभाव है। उसी तरह से लेफ्ट फ्रंट सत्ता से बाहर गया तो फिर उसके बाद उसकी गिरावट जो शुरू हुई वो आज तक जारी है। लेकिन उसका कोई नेता पार्टी छोड़कर लेफ्ट फ्रंट की विरोधी पार्टी या सीपीएम की विरोधी पार्टी में नहीं चला गया। लेकिन ममता बनर्जी के साथ जो हुआ, पार्टी की टूट कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से पार्टी टूटी है वो आश्चर्यजनक है। तो क्या फर्क है कांग्रेस के गिरने में, सीपीएम के गिरने में और तृणमूल कांग्रेस के गिरने में? कांग्रेस वैसे तो उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, लेकिन वो आज़ादी के आंदोलन की पार्टी का जो उसको लाभ था वो मिलता था। उसके कारण उसका एक बड़ा कार्यकर्ता वर्ग था, नेताओं का वर्ग था, और दूसरा उसको सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि केंद्र में सत्ता थी। तो इसलिए नेताओं को मालूम था पश्चिम बंगाल के कि यहाँ नहीं तो केंद्र में कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, कुछ न कुछ मिलता रहेगा, यानी सत्ता की उम्मीद बनी रहेगी। प्रदेश में नहीं तो कम से कम देश में। लेफ्ट फ्रंट के साथ दूसरी बात थी, लेफ्ट फ्रंट जो है आइडियोलॉजी पर बेस्ड, कैडर बेस्ड पार्टी थी, तो उसका कोई नेता नहीं गया पार्टी छोड़कर, उसका कैडर भी पार्टी छोड़कर नहीं गया। उसकी आइडियोलॉजी थी, उसके कारण वो बंधे हुए थे। उनका वो तंत्र टूट गया। तृणमूल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा प्रभाव सीपीएम का गांव में था। गांव में और शहरों में सब जगह सीपीएम के दफ्तरों पर कब्जा कर लिया, तोड़ दिया, कार्यकर्ताओं को पीटा, उनको प्रताड़ित किया, जेल भेजा, ये सब किया, लेकिन उनके कैडर का मनोबल नहीं तोड़ पाए। ये बात दूसरी है कि जनता के मन से ये दोनों पार्टियां, पहले कांग्रेस और फिर सीपीएम, दोनों उतर गई थी और फिर से जो है वो जनता के मन में या जनता के दिल में अपनी जगह बना नहीं पाई। लेकिन तृणमूल कांग्रेस आप देखिए, जब बनी 1998 में, तो पहले बनी बीजेपी के सहारे से। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी का साथ लिया, तो एक जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए था वो केंद्र की सरकार से मिल रहा था। बीजेपी की सरकार चली गई 2004 में, तो ममता बनर्जी ने तुरंत पाला बदला और यूपीए के साथ हो गए, तो कांग्रेस का सपोर्ट मिलने लगा। तो उनके लिए पॉलिटिकली सरवाइव करना उतना मुश्किल नहीं था जितना सीपीएम के लिए हो गया था। और इसलिए वो जो है संघर्ष करती रही, आगे बढ़ती रही, और 2011 में सीपीएम को उखाड़ फेंका। उसके बाद से जो उन्होंने तंत्र बनाया वो किसी विचारधारा पर आधारित नहीं था, किसी सोच पर आधारित नहीं था, वो सिर्फ लेन देन पर आधारित एक ऐसा तंत्र बनाया जिसमें सत्ता ही प्रमुख हो गई। सत्ता है तो सब कुछ है, सत्ता नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सत्ता नहीं होगी इसकी कल्पना करके कोई तैयारी की नहीं गई कि अगर हम कल चुनाव हार गए, सत्ता में नहीं रहे, तब क्या होगा। सारी तैयारी इस बात की थी कि हम तो सत्ता से कभी जाएंगे नहीं और हम सत्ता में किसी और को आने नहीं देंगे। तो ऐसा तंत्र बनाओ कि कोई सत्ता में आ न सके। जब तक लड़ाई कांग्रेस और सीपीएम से हो रही थी तब तक तृणमूल कांग्रेस के लिए लड़ना आसान था। लेकिन 2021 में जब मुकाबला बीजेपी से हुआ तो पहली बार चुनौती का सामना करना पड़ा तृणमूल कांग्रेस को। हालांकि 2016 में भी मुसलमानों ने पश्चिम बंगाल के टीएमसी को वोट किया था, लेकिन उस समय भी वो बटे हुए थे। वो कांग्रेस को भी वोट करते थे और सीपीएम को भी वोट करते थे। और चुनाव हारने या सत्ता से बाहर होने के बाद न तो कांग्रेस पार्टी के विधायक सांसद खत्म हो गए और न ही सीपीएम के। वो थोड़ा थोड़ा जीतते रहे, ठीक है, सत्ता में नहीं लौट पाए।
तृणमूल कांग्रेस आई तो पहले तो उसने जो है सीधे केंद्र की कांग्रेस सरकार से थोड़ा नरम गरम संबंध बनाए, लेकिन 2014 में जैसे ही बीजेपी आई केंद्र में तो ममता बनर्जी को लगा कि अब नेशनल छवि अगर बनानी है तो बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना होगा। और दूसरा कारण था कि अगर मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करना है, जो सीपीएम और कांग्रेस को जाता है उसको भी जुटाना है, उसको भी गोलबंद करना है, तो बीजेपी से सीधे लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने बीजेपी से सीधे लड़ाई शुरू कर दी और उस लड़ाई में वो इतना आगे निकल गई कि उनको अंदाजा नहीं लगा कि कब कब जो है वो सारी मान्यताओं को भूल गई। ग्राउंड रूल्स जो होते हैं उनको उन्होंने भुला दिया। उनको लगा कि पार्टी की बर्बरता से वो सत्ता को कायम रख सकती है और यही हो रहा था। 2021 में यही हुआ। चुनाव जीतने के बाद जिस तरह की हिंसा की टीएमसी ने, वो अभूतपूर्व है, देश के किसी प्रदेश में नहीं हुआ, राष्ट्रीय स्तर का तो सवाल ही नहीं। और ममता बनर्जी को उसका कोई अफसोस नहीं था। उनको लग रहा था कि यही तरीका है सरवाइव करने का। जब इस तरह का गठबंधन बनता है, ये दरअसल ये पार्टी थी ही नहीं, ये पार्टी वेस्टेड इंटरेस्ट के जो अलग अलग ग्रुप थे उनका एक गठबंधन थी। और ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप्स थे, इन सब का वास्ता सत्ता से था। सत्ता है तो इनका सर्वाइवल है, सत्ता नहीं है तो सर्वाइवल मुश्किल है। तो ऐसे लोग सत्ता जाने के बाद क्या करते हैं, ये 2026 में दिखा। बाकी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे सीपीएम हो, उनको गिरने में कई साल लगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस मुश्किल से हफ्ता भर भी नहीं लगा। और डिफाइनिंग मोमेंट मेरा मानना है तृणमूल कांग्रेस की गिरावट का था जब अभिषेक बनर्जी पर अंडों से हमला किया गया। यह अभिषेक बनर्जी पर हमला नहीं था, ये ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो अथॉरिटी थी, उनका जो प्रभुत्व था, उस पर हमला था और उसको चकनाचूर किया। ये संदेश चला गया उससे कि ममता बनर्जी अपने भतीजे, अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकती, ममता बनर्जी उसके समर्थन में सड़क पर भी नहीं उतर सकती, ये भी ताकत नहीं रह गई। तो उनके साथ जो लोग थे उनको समझ में आ गया कि अब यहां जो है हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। तो इसलिए आप देखिए, जो भाजपा के साथ जा सकते थे भाजपा के साथ गए, लेकिन जो नहीं जा सकते थे उन्होंने अलग रास्ता चुना। जो 80 में से 58-60 विधायक अलग हुए, उन्होंने अलग गुट बनाया, वो भाजपा में मर्ज नहीं हुए। 28 में से 20 सांसद निकले, उन्होंने एक अनजान पार्टी एनसीपीआई में अपना मर्जर कर लिया, अलग गुट बना लिया, लोकसभा में भी अलग बैठने की मान्यता मिल गई। और एक के बाद एक उनके साथ के बड़े नेता या तो छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले हैं। तो बड़े नेताओं की तो बात फिर भी एक बार समझ में आ सकती है। महीने भर के अंदर लगभग 100 कॉर्पोरेटर्स ने छोड़ दिया तृणमूल कांग्रेस। और वही हुआ जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने 15 साल के राज में भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालयों पर कब्जा किया था, वो कब्जा छूटने लगा। 2026 तक, 26 में भी मुसलमान इस उम्मीद में तृणमूल कांग्रेस के साथ था, ममता बनर्जी के साथ था कि बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो ममता बनर्जी रोक सकती है। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ये संदेश दे दिया कि ममता बनर्जी अब उस स्थिति में नहीं रह गई। तो अब देखने लायक होगा 2031 में जो विधानसभा चुनाव होगा और उससे पहले 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें पश्चिम बंगाल का मुस्लिम मतदाता किधर जाता है। अब आप देखिए कितनी तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी सड़क पर उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। उनकी पार्टी के नेता कौन कब चला जाएगा उनका साथ छोड़कर, ये ममता बनर्जी को पता नहीं है। और इतना ही नहीं, तस्लीमा नसरीन की याद होगी आपको, बांग्लादेश की लेखिका, वो उनके खिलाफ फतवा जारी हो चुका है मुसलमानों की ओर से। उनको कलकत्ता में रहने नहीं दिया ममता बनर्जी ने, और कल वो कलकत्ता वापस आ गई। ये बहुत बड़ा संदेश है पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के लिए कि अब तुम्हारी सत्ता जा चुकी है। तुम्हारी सत्ता को जहां से ताकत मिलती थी वो ताकत जा चुकी है। ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। हालांकि किसी भी राजनेता के बारे में ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो परिस्थिति पश्चिम बंगाल में बनी है, कई कारण है उसके। जिस तरह से और जितनी तेजी से तृणमूल कांग्रेस टूटी है,
उसके अलावा ममता बनर्जी की उम्र भी देखिए। और दूसरा, जो इस तरह की पार्टियों का, एक नेता की पार्टी या वंशवादी पार्टियां हैं, उनका सर्वाइवल थोड़ा लंबा खिंचता है अगर सक्सेशन प्लान ठीक से और ठीक समय पर लागू किया जाए। तमिलनाडु में देखिए, करुणानिधि ने अपने रहते ही एमके स्टालिन को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को घोषित कर दिया। इस तरह से आप देखिए, जो वंशवादी पार्टियां हैं उसमें जो नंबर 1 नेता है उसने अपना सक्सेसर समय पर घोषित कर दिया। अब अगर ममता बनर्जी की बात करें तो अभिषेक बनर्जी वो जगह ले नहीं पाए। अभिषेक बनर्जी संगठन में अच्छे मैनेजर का काम करते थे, लेकिन वो लोकप्रिय नेता नहीं थे। दूसरा, तृणमूल कांग्रेस के ही लोगों ने, जो पुराने लोग थे, उन्होंने कभी उनकी लीडरशिप को स्वीकार नहीं किया। इसलिए आप देखिए, जो भी जा रहा है, नाम ले रहा अभिषेक बनर्जी, ये लगभग ठीक उसी तरह का है जिस तरह से जो भी कांग्रेस छोड़कर जाता है वो नाम लेता है राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी के कारण छोड़कर जा रहे हैं। मिलते नहीं, बात नहीं करते, सुनते नहीं हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपने अहंकार में रहते हैं। यही सब बातें अभिषेक बनर्जी के बारे में कही जाती हैं। तो राहुल गांधी के पास तो अपने परिवार की बड़ी लिगेसी है, अभिषेक बनर्जी के पास ऐसा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन के अलावा और कुछ नहीं है। और उनकी राजनीति की शुरुआत ही जो है भ्रष्टाचार के आरोपों से हुई है। और जिस तरह से उनके घर दफ्तर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उनको विदेश जाने से सरकार ने रोका, अदालत गए, अदालत से भी उनको कोई राहत नहीं मिली। तो जिस व्यक्ति की 4 मई 2026 से पहले पश्चिम बंगाल में तूती बोलती थी, वो उसकी मिमियाने की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है ठीक से। ये परिवर्तन आया है, और ये परिवर्तन आने में कोई सालों नहीं लगे हैं, हफ्ते 10 दिन में ये सब बदल गया। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर सार्वजनिक रूप से, भले ही टीएमसी ये दावा करे, ये आरोप लगाए कि भाजपा के कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आम जनता की ओर से जिस तरह का विरोध हुआ है वो है दमन के विरोध में लोगों का असंतोष प्रकट करना। भाजपा के कार्यकर्ताओं को का ही दमन नहीं किया टीएमसी ने, आम जनता का दमन किया। आम जनता त्राही त्राही कर रही थी, और आखिर 2026 में उसने तय किया कि अब और अगर डरे तो सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं उस तरह से सर्वाइव करने का भी कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये चुनाव, मेरा मानना है कि बीजेपी ने कम, पश्चिम बंगाल की आम जनता ने ज्यादा जीता। ये जनादेश आम जनता ने अपने लिए लिया, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है, और अभिषेक बनर्जी तो ममता बनर्जी के संरक्षण के बिना कुछ है ही नहीं। और उनकी पार्टी के लोग, उनको मालूम हो गया कि अब हमको सत्ता का संरक्षण नहीं मिलने वाला, तो वो इधर उधर भाग रहे हैं, अपने लिए सर्वाइवल का तरीका ढूंढ रहे हैं। या तो फिर नेपाल भाग रहा है, कोई तृणमूल कांग्रेस के जो नेता अलग हुए हैं या बीजेपी में गए हैं उनके साथ जाने की कोशिश कर रहा है, और कोई जो है एक तरह से अंडरग्राउंड जैसा हो गया है। और ये अगले कुछ महीनों में आपको दिखाई देगा कि तृणमूल कांग्रेस का नामलेवा मिलना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस और सीपीएम के नेता अब भी आपको मिल जाएंगे, तृणमूल कांग्रेस का नेता नहीं मिलेगा कोई। तो ममता बनर्जी का सुंदर सपना टूट गया। ये जो उनको लग रहा था कि सत्ता कभी जाएगी नहीं, ये हर अधिनायकवादी को लगता है कि उसकी सत्ता सदा के लिए है। ममता बनर्जी को लग रहा था कि उनकी जो ताकत है, स्ट्रीट पावर है और स्टेट पावर है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन था उनके पास। पहले जो है स्टेट पावर गई और फिर उसके साथ ही स्ट्रीट पावर भी चली गई। इसलिए आप देखिए 4 मई और आज हम जब बात कर रहे हैं तो 1 अगस्त है। ममता बनर्जी सड़क पर निकल नहीं पाई हैं, निकली हैं जब भी तो 10, 20, 50, 100 लोगों से ज़्यादा कभी इकट्ठा नहीं हुए हैं। वो ममता बनर्जी जो एक बार सड़क पर निकलती थी तो हजारों लोग साथ चलते थे। ये परिवर्तन कुछ दिनों में आ गया है, और ये परिवर्तन इसलिए आया है कि जनता मन बना चुकी थी, तैयार बैठी थी, मौके का इंतजार कर रही थी। तो ये सबक है सारे राजनीतिक दलों का
कि जनता से बैर मत लो, जनता के खिलाफ मत जाओ, जनता का दमन मत करो, तभी सत्ता बचेगी। जनता का दमन करके सत्ता बचा लेंगे, ये गलतफहमी राजनेताओं को नहीं होनी चाहिए। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।